हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज, जैसा कि आपको पता ही है। और जो आपकी केस स्टडी की सीरीज़ चल रही थी, उसी सीरीज़ में मैं आपका अगले चैप्टर के साथ हाजिर हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो 8वें चैप्टर यानी नियंत्रण के ऊपर है। इस वीडियो में हम नियंत्रण चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, हम उनको किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, कैसे क्वेश्चन में पॉइंट्स को मार्क करते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क लगाते हैं, जो उनको देखेंगे, समझेंगे और करेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, मतलब कि इससे पहले की जो केस स्टडी की वीडियोस है वो नहीं देखी हैं, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, माधव लिमिटेड में स्टील के बर्तन बनाए जाते हैं। मिस्टर राजेश खन्ना इसके उत्पादन प्रबंधक हैं। उत्पादन विभागों में कुल काम को अनेक छोटे छोटे भागों में विभक्त किया हुआ है। काम के प्रत्येक भाग को 5-5 लोगों के समूह को सौंपा गया है। समूह का प्रति माह 1000 इकाई उत्पादन लक्ष्य निश्चित किया गया है। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है। क्या है कि 1000 लक्ष्य है, इनका उत्पादन लक्ष्य क्या है, 1000। इसके साथ ही यह भी निश्चित किया गया है कि यदि समूह का वास्तविक उत्पादन वांछित से 50 कम ज़्यादा हो तो इस विचलन को विभागीय प्रबंधक ही देखेगा, लेकिन यदि विचलन इस सीमा से अधिक की है तो इसे मुख्य प्रबंधक के ध्यान में लाया जाएगा। ठीक है, तो हमने कौन कौन से दो मेन पॉइंट मिले हैं, एक ये है 1000 इकाई उत्पादन लक्ष्य, और 50 क्या है, ये विचलन सीमा, विचलन सहन सीमा। तो ये दो पॉइंट हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे, क्योंकि इस पैराग्राफ में यही दो है जो मेन पॉइंट हैं। तो अब पढ़ लेते हैं प्रश्न। उपरोक्त अनुच्छेद में नियंत्रण प्रक्रिया के किस चरण को दर्शाया गया है। ठीक है, तो अब ये बताना है कि इस पैराग्राफ में नियंत्रण प्रक्रिया, ठीक है, नियंत्रण प्रक्रिया के कौन से चरण को बताया गया है। ठीक है, मतलब नियंत्रण प्रक्रिया जो है उसकी कौन सा पॉइंट इस पैराग्राफ में बताया गया है। और इसके लिए आपको नियंत्रण प्रक्रिया बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। अगर याद है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको नियंत्रण प्रक्रिया नहीं याद, 8वां चैप्टर नहीं आता आपको, तो आप पहले 8वें चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, समझिए, याद कीजिए, फिर ये क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। तो 8वें चैप्टर का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप उसको पढ़ सकते हैं। तो जाइए, अगर अभी नहीं आता आपको तो जाके पढ़िए, समझिए। तो इसका आंसर क्या होगा, नियंत्रण प्रक्रिया के कौन सा चरण है जो कि इस पैराग्राफ में बताया है। तो फिर से हम जो मेन मेन पॉइंट हमने मार्क किए हैं उनको देखेंगे और समझेंगे। प्रति माह लक्ष्य क्या है, 1000 इकाई का उत्पादन लक्ष्य है। और विचलन सहन सीमा है, ये क्या है, विचलन सहन सीमा है जो कि 50 की है। तो ये क्या है, एक तरीके से क्या कर रहे हैं, ये हम चीज़ों को निर्धारित कर रहे हैं। ठीक है, जैसे उद्देश्य निर्धारित करते हैं, वैसे ही ये भी है, एक तरीके से उद्देश्य ही है ये, लेकिन इनको हम नियंत्रण प्रक्रिया में कुछ और कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, नहीं पता? तो इसका आंसर होगा आपका प्रगति परिमापों का निर्धारण। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, परिमाप निर्धारण कर रहे हैं। 8वें चैप्टर नियंत्रण प्रक्रिया में इन बातों को क्या कहते हैं, परिमाप निर्धारण करना कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका प्रगति परिमापों का निर्धारण। और दूसरा प्रश्न, यह भी बताइए कि यहाँ किस विशेष धारणा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब आपको ये बताना है कि इस पैराग्राफ में वो कौन सी विशेष बात है जिस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, तो उत्पादन लक्ष्य तो 1000 इकाई का, फिर वही दो मेन पॉइंट्स, ये तो सब होता है, लेकिन विचलन सीमा जो यहाँ पर, इस पर मेन बात दिया गया है कि विचलन सीमा 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर 50 से ज़्यादा होता है तो फिर उसे मुख्य प्रबंधक के ध्यान में लाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर मेन बात है जिस पर कि ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, विचलन सहन सीमा। ठीक है, तो ये दो प्रश्न के उत्तर हमने यहाँ पर दे दिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं आया कुछ भी तो कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रकाश लिमिटेड बिजली बनाने वाली कंपनी है। श्रीमती रेणु बाला झिंगन इसकी प्रबंध निर्देशक हैं। इनके सफल निर्देशन में कंपनी ने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। एक दिन श्रीमती झिंगन एक प्रबंध संस्थान में लेक्चर देने गई। वहां उसे प्रबंध के छात्र छात्राओं के
से आमने सामने मिलने का मौका मिला। उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी सफलता की कहानी सुनाई। उन्होंने मुख्य रूप से 2 बातें बताई। प्रथम, कर्मचारी को यह मालूम होना चाहिए कि उनके कार्य का मूल्यांकन होगा व प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तथा दूसरी, मानव व भौतिक संसाधनों के अनुकूल उपयोगों को संभव बनाना चाहिए। तो इस पैराग्राफ में मेन बात क्या है? तो वही 2 बात है जो इन्होंने बताई है। कौन सी? कर्मचारी को यह मालूम होना चाहिए कि उनके कार्य का मूल्यांकन होगा और प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और दूसरी बात यहाँ से, मानव भौतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग संभव बनाना चाहिए, क्योंकि ऊपर के बाद पैराग्राफ में और कुछ खास नहीं बताया है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया, मेन पॉइंट मार्क कर लिए। अब प्रश्न पढ़ेंगे। ऊपर वर्णित किए गए प्रबंध के कार्य को बताइए। तो पैराग्राफ में प्रबंध का कौन सा कार्य है आपको ये बताना है। तो कौन सा कार्य है प्रबंध का? ये नियंत्रण है। ठीक है, अब प्रश्न दूसरा पढ़ लेते हैं। पहचाने गए प्रबंध के कार्य के 2 बिंदु ऊपर अनुच्छेद में आधार पर लिखिए। अब जो प्रबंध का कार्य हमने पहचाना है उसके 2 पॉइंट्स है जो कि अनुच्छेद में यानी कि ऊपर पैराग्राफ में दिए हुए हैं, उनको पहचानना है और उनको बताना है कि वो कौन से पॉइंट हैं। ठीक है, तो ये कर्मचारियों को यह मालूम होना चाहिए कि उन्हें उनके कार्य का मूल्यांकन होगा, वो प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है मानव व भौतिक संसाधनों का अनुकूल उपयोगों को संभव बनाना चाहिए। ये 2 पॉइंट है। ठीक है, और हमने ऊपर प्रबंध का कार्य पहचाने लिया, नियंत्रण है। ठीक है, तो ये नियंत्रण के 2 पॉइंट्स हैं, ये क्या हैं? विशेषताएं हैं, महत्व हैं, क्या है ये? तो ये महत्व हैं। ठीक है, अगर आपने 8वें चैप्टर के महत्व पढ़े होंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पता होगा कि ये नियंत्रण के महत्व है। अगर आपको नहीं आता, याद नहीं है, भूल गए हैं, तो पीछे जाइए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको दोबारा से याद आ जाए। तो ये जो पहली लाइन है, कर्मचारी को यह मालूम होना चाहिए कि उनके कार्य का मूल्यांकन होगा, वो प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाएगी। महत्व है, इतना पता चल गया हमें, लेकिन इसका मेन पॉइंट क्या है जो हम लिखते हैं? ठीक है, इसका कोई मेन पॉइंट होगा ना, ये तो पॉइंट के अंदर की बात है, खोल कर लिखा हुआ है। तो इसका मेन पॉइंट क्या है? क्या है? कर्मचारी अभिप्रेरणा में सुधार। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से यही होता है कि कर्मचारी अभिप्रेरित होते हैं और कर्मचारी अभिप्रेरणा सुधार होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि जब कंपनी कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन करती है और उनकी प्रगति रिपोर्ट तैयार करती है, तो इससे क्या होता है? इससे कर्मचारी को पता होता है कि वो जितना अच्छा काम करेगा उसकी कंपनी में अलग ही एक पहचान बनने के अवसर उतने ही ज़्यादा हैं। तो इससे क्या होता है कि कर्मचारी अभिप्रेरित होते, सोचते हैं मेरी एक अलग पहचान होगी, इसलिए वो अभिप्रेरित होते हैं और अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा आपका? कर्मचारी अभिप्रेरणा में सुधार। मेन पॉइंट्स लिखने हैं आपको। ठीक है, और दूसरा है मानव व भौतिक संसाधनों का अनुकूल उपयोगों को संभव बनाना चाहिए। तो ये तो आसान है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बता देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा आपका संसाधनों का कुशलतम उपयोग। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कर लिया। इस क्वेश्चन को भी देखा हमने कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं। ठीक है, किन किन बातों को मार्क करते हैं, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे हम प्रश्न के क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। मिस्टर स्टैनले एंथनी कोकोनट ऑयल एंड लिमिटेड मिल्स लिमिटेड में उत्पादन प्रबंधक के पद पर हैं। जनरल मिल्स लिमिटेड में उत्पादन प्रबंधक के पद पर है। ठीक है, उसकी यह विशेषता है कि वह कुछ भी करने से पहले पूर्ण सोच विचार करता है। भविष्य में की जाने वाली प्रक्रियाओं के विभिन्न विकल्पों की खोज करना, उसका विश्लेषण करना जैसे उसकी आदत बन गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कोई कुछ भी मेन बात लगे ना तो उसको यहाँ से क्या कर लेना है? आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, ये एक तरीके से ये लाइन मेरे को लग रही है कि इस लाइन में कुछ विशेष बातें बताई गई हैं। ठीक है, क्योंकि भविष्य में की जाने वाली कार्य की क्या करता है? ये विश्लेषण करता है। ठीक है, और किसी भी कार्य को करने से पहले पूरा पूरा सोच विचार करता है। तो ये एक तरीके से मेरे को यहाँ पर मेन बात लग रही है, इसलिए इसको कर लेते हैं हम मार्क। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त उसकी यह विशेषता है कि वह अपने अधीनस्थों को अतिशीघ्र अपने प्रभाव में ले लेता है। ठीक है, और फिर वह भी वही करते हैं जैसा वह चाहता है। इस लाइन को पढ़ने से आपको कुछ याद आ रहा है? वह भी वही करते हैं जैसा वह चाहता है, मतलब कर्मचारी भी वैसा ही करते हैं जैसा कि प्रबंधक
चाहता है। ठीक है, ये भी यहाँ पर मेन पॉइंट लग रहा है मुझे। इतना होते हुए भी पिछले कुछ महीनों से उसके विभाग का निष्पादन वांछित स्तर तक नहीं पहुंच रहा। ठीक, इस स्थिति से वह बिल्कुल चिंतित है। इस स्थिति से निपटने के लिए उसने कुछ बाहरी विशेषज्ञों की मदद ली। अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कुछ नए कर्मचारियों की अकुशलता व मशीनों की टूट फूट घटिया निष्पादन के दो कारण हैं। अब दो कारण पता लग गए, कौन कौन से हैं? कर्मचारियों की अकुशलता और मशीनों की टूट फूट। तो ये यहाँ पर दो मेन बात पता लग गई हमें, तो इसे हमने कर लिया मार्क। इन कमियों को दूर करने के लिए उसने निम्न उपाय किए। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। उपाय कौन से हैं वो भी पढ़ लेते हैं। मशीनों की टूट फूट दूर करने के लिए उसने कुछ पुरानी मशीनों के बदलने का फैसला लिया। और दूसरा, कर्मचारियों की अकुशलता दूर करने के लिए उसने एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की व एक प्रशिक्षण विशेषज्ञ को इस केंद्र का कार्यभार सौंपा। तो ये हमने उसने क्या किए, दो उपाय किए। ठीक है, तो अब प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहला, मिस्टर एंथनी द्वारा लिए गए प्रबंध के किन्हीं दो कार्यों को पंक्तियां उद्धृत करते हुए पहचानिए। ठीक है, जो मिस्टर एंथनी हैं वो प्रबंध के कौन से कार्य कर रहे हैं, और वो दो कार्य कर रहे हैं प्रबंध का, एक कार्य नहीं है इसमें, प्रबंध के दो कार्य हो रहे हैं। तो आपको वही बताना है कि प्रबंध के कौन से दो कार्य हैं जो कि मिस्टर एंथनी कर रहे हैं। और पैराग्राफ में उन जो लाइनें दे रखी हैं जिनसे आपको पता लगता है कि ये प्रबंध का कार्य है, तो उन लाइनों को भी उद्धृत करनी है, पंक्तियां उद्धृत करनी है, मतलब उन लाइनों को भी आपको लिखना है। तो चलिए पीछे पैराग्राफ में चलते हैं। तो सबसे पहला मेन पॉइंट ये है, तो हम यहीं से शुरू करेंगे। वह कुछ भी करने से पहले सोच विचार करता है। इस लाइन से क्या पता चलता है? प्रबंध का कौन सा कार्य है ये? क्या है? नियोजन है। जी हाँ, क्योंकि नियोजन में ही कुछ भी करने से पहले पूरा सोच विचार करते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। भविष्य में की जाने वाली क्रिया के विभिन्न विकल्पों की खोज करना व उनका विश्लेषण करना जैसे उसकी आदत बन गई है। ये भी नियोजन का ही है। ठीक है, क्योंकि नियोजन में ही भविष्य में की जाने वाली क्रियाओं का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, उनके वैकल्पिक विभिन्न विकल्पों को खोजते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये पूरा ही नियोजन है। तो अब आपको लिखना है यहाँ से, वह कुछ भी करने से पहले डॉट 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 लगा के उसकी आदत बन गई है, ऐसे लिख देंगे, और फिर डैश डाल के लिख देंगे नियोजन। ठीक है, कौन सा कार्य है? नियोजन है। तो हमने पहला कार्य ढूंढ लिया। अब दूसरी विशेष बात पे चलते हैं जो हमने मार्क किया था। वह भी वही करते हैं जैसा वह चाहता है। ठीक है, वह भी वही करते हैं जैसा वह चाहता है। इस लाइन को पढ़ने से आपको कुछ दिमाग में आ रहा है? आपने कैसा कुछ पढ़ा है? कहीं नहीं पढ़ा? 7वां चैप्टर याद है? नेता याद है? नेता की डेफिनेशन क्या होती है? नेता की डेफिनेशन भी यही होती है कि वो आदमियों को, अपने सामने वाले को इस तरीके से प्रभावित करता है कि फिर वो भी वही करते हैं जो नेता चाहता है। ठीक है, तो वही लाइन यहाँ पर है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका नेता। ठीक, सॉरी नेता नहीं, क्योंकि हमें प्रबंध के कार्य पूछे हैं। तो इसका आंसर होगा आपका 7वें चैप्टर का, क्या होगा? निर्देशन, क्योंकि निर्देशन के अंदर आता है ना नेता। तो इसका आंसर होगा आपका निर्देशन, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं नेता। ठीक है, ये हमने दोनों आंसर ढूंढ लिए। तो चलिए अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। यहाँ नियंत्रण प्रक्रिया के दो चरणों का उल्लेख किया गया है, उन्हें पहचानिए। अब यहाँ पर जो प्रबंध नियंत्रण प्रक्रिया है उसके दो चरण बताए गए हैं, आपको उनको लिखना है कि वो कौन से दो चरण हैं। तो फिर पीछे चलते हैं और जो जो मेन पॉइंट हमने मार्क किए हैं उनको पढ़ते हैं। तो शुरू के जो दो मेन पॉइंट्स थे उनका तो काम हो गया, हमने पढ़ लिया। अब लास्ट में जो दो मेन पॉइंट है उनको पढ़ेंगे। ठीक है, क्या हुआ कि उसकी कंपनी को हानि हो रहा था, वांछित स्तर तक वो नहीं पहुंच पा रहा था। फिर उसने क्या किया? उस कारण को पता लगाया जिसकी वजह से वो नहीं पहुंच पा रहा था। निष्कर्ष पर एंड में ये पहुंचा कि नए कर्मचारी हैं जो कि वो अकुशल हैं और मशीन की टूट फूट हो रही है, जिसके कारण से उसकी कंपनी वांछित स्तर तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, निष्पादन के यही दो कारण हैं। तो इसने क्या किया? कारणों का पता लगाया कि किन कारणों से उसकी कंपनी वांछित स्तर तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? कारण पता लगा रहा है। इसको नियंत्रण प्रक्रिया में क्या कहते हैं? कारण पता लगाने का क्या कहते हैं? विचलनों का विश्लेषण। ये क्या कर रहा है? ये विचलनों का विश्लेषण कर रहा है कि किन किन बातों से मेरी कंपनी है जो वांछित स्तर तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, तो उसका आंसर मिल गया आपको। क्या है वो? क्या है? कर्मचारियों की अकुशलता और मशीनों की टूट फूट। यही दो कारण हैं जिनके कारण क्या है कि कंपनी वांछित स्तर तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या लिख देना है?
क्या, विचलनों का विश्लेषण। ठीक है, ये पता लग गया। दो कार्य बोले हैं ना, सॉरी, प्रक्रिया चरण के दो चरण बोले हैं, नियंत्रण प्रक्रिया की दो चरण। तो पहला हमने पहचान लिया। अब उसने क्या किया, कारण पता लगा लिया कि इस कारण से मेरे कंपनी में गड़बड़ हो रहा है। तो अब क्या करेगा, वो उन कारणों को सुधारेगा, उन कारणों को दूर करेगा। और उसके लिए उसे क्या करना पड़ेंगे, सुधारात्मक कार्यवाही करना पड़ेगा। क्योंकि नियंत्रण प्रक्रिया में ये विचलनों का विश्लेषण कर लेने के बाद ही क्या करते हैं, सुधारात्मक कार्यवाही करते हैं। तो इसने भी वही किया। क्या किया इसने, कि उन कमियों को दूर करने के लिए उसने निम्न उपाय किए हैं। जो पीछे हमने दो उपाय पढ़े थे वो इसने किया था। ठीक है, ये दोनों उपाय इसने किए हैं। तो ये दोनों उपाय क्या हो गए, सुधारात्मक कार्यवाही हो गए। ठीक है, तो आपके इसके नियंत्रण प्रक्रिया के दो चरण पता लग गए, कौन कौन से, विचलनों का विश्लेषण और दूसरा सुधारात्मक कार्यवाही। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न पढ़ लेते हैं। विचलन प्रशिक्षण विधि की पहचान कीजिए। अब इसने जो यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र, जो इसने यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की थी, आपको ये बताना है कि इसमें इसने प्रशिक्षण की कौन सी विधि का प्रयोग किया है, कौन सी विधि का प्रयोग करेगा ये। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्रशिक्षण विधियां याद होनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रशिक्षण विधियां याद है। अगर नहीं याद आपको तो वापस छठे चैप्टर में जाइए, वहाँ पर जाकर प्रशिक्षण विधियां याद कीजिए, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रशिक्षण विधियाँ कितनी प्रकार की होती हैं। तो दो प्रकार की आपकी प्रशिक्षण विधियाँ होती हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। मतलब कि कार्य पर प्रशिक्षण और कार्य के परे प्रशिक्षण। ठीक, तो कार्य के परे प्रशिक्षण को याद रखना तो बहुत आसान है, क्योंकि उसमें एक ही है, और वो क्या है, प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण है। तो इसका आंसर भी आपका प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण ही होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण में क्या किया जाता है कि कर्मचारी जिस वातावरण में काम कर रहा होता है, जिस मशीन पर काम कर रहा होता है, ट्रेनिंग सेंटर में भी, प्रशिक्षण केंद्र में भी सेम वही वातावरण और उन्हीं मशीनों की डमियां लगाई जाती हैं, जिस पर कर्मचारी ट्रेनिंग लेता है, कार्य करता है। और जब सीख जाता है, वो प्रशिक्षित हो जाता है, तो फिर वो कंपनी में जाकर वास्तव में उन मशीनों पर काम करता है, जिससे कि मशीनों में कोई खराबी नहीं आती और जान माल की हानि नहीं होती। तो ये होता है आपका प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण। ठीक, तो यहाँ पर प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण को अपनाया जाएगा, और प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण को ज़्यादातर कंपनियों में ही अपनाया जाता है, कि जो कि कर्मचारी बड़े बड़े मशीनों पर जाकर काम करने वाले होते हैं, उनके लिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण होगा। और जो आपके कार्य पर परे प्रशिक्षण के 3 चरण हैं, 3 पॉइंट्स हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं, ताकि आपको कुछ सुन के याद आ जाए कि हाँ होते हैं या नहीं होते। तो पहला है आपका अभिविन्यास प्रशिक्षण। ठीक, क्या है पहला, अभिविन्यास। दूसरा, नव सीखुआ कार्यक्रम। और तीसरा, संयुक्त प्रशिक्षण। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि क्या किस में आती हैं, कार्य पर प्रशिक्षण की विधियाँ हैं। ठीक है, और कार्य के परे प्रशिक्षण तो आपको याद ही होगा, क्योंकि उसमें एक ही आता है, और वो क्या आता है, प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण। तो ये प्रश्न हमने पढ़ लिया, समझ लिया कैसे करते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, कौन से पॉइंट्स को मार्क करते हैं और कैसे उत्तर देते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो चलिए आइए एक प्रश्न और कर लेते हैं। अगर कुछ कमी रह गई होगी तो आप इसमें आप सब कुछ पूरे से समझ जाएंगे। किचन साज लिमिटेड प्लास्टिक गुड्स बनाने वाली कंपनी है। कंपनी में मिस्टर शाह वितरण प्रबंधक व मिस्टर साहू उत्पादन प्रबंधक हैं, प्रबंधक के पद पर कार्य हैं। दोनों प्रबंधकों का काम करने का ढंग बिल्कुल भिन्न है। मिस्टर शाह ने अपने विभाग की भिन्न क्रियाओं के लिए ऐसे प्रमाप निश्चित किए हैं जिन्हें प्राप्त करना बिल्कुल सरल था। सरल था यानी कि ये मेन बात है यहाँ पर, तो इसको कर लेंगे मार्क। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। दूसरी ओर साहू ने अपने विभाग की विभिन्न क्रियाओं के लिए ऐसे प्रमाप निश्चित किए जिन्हें प्राप्त करना बहुत ही कठिन था। अब यहाँ पर कठिन बात आ गई, ये भी मेन पॉइंट है। ठीक है, तो इसको हमने कर लिया मार्क, और फिर अब आगे पढ़ेंगे। परिणाम यह हुआ कि वितरण विभाग ने अपने लक्ष्यों को सहज में ही प्राप्त कर लिया। इन परिणामों से मिस्टर शाह व उनकी टीम बहुत खुश है, लेकिन उत्पादन विभाग की स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत थी। मिस्टर साहू अपने लक्ष्यों से बहुत पीछे रह गए। अब वह तथा उनकी टीम बहुत चिंतित थी। ठीक है, तो इसमें पैराग्राफ में दो ही मेन पॉइंट्स हैं, कि एक ने अपने सरल कार्य निश्चित किए, दूसरे ने कठिन किया। ठीक है, और बाकी का तो फिर कुछ नहीं है, ऐसा ही बताया हुआ है। तो अब इसके हम प्रश्न को पढ़ते हैं। उपयुक्त अनुच्छेद में नियंत्रण प्रक्रिया के किस चरण की चर्चा की गई है।
नियंत्रण प्रक्रिया के ऊपर आप देख रहे होंगे कि बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए आप नियंत्रण प्रक्रिया अच्छे से याद कर लीजिए। तो नियंत्रण प्रक्रिया का कौन सा चरण है जो कि ऊपर बताया हुआ है। अभी हम पीछे क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें भी नियंत्रण प्रक्रिया के चरण पूछे थे, इसमें भी पूछे हैं। तो बताइए मेन पॉइंट कौन से हैं। सरल कार्य निश्चित किया इसने, और इसने कठिन कार्य निश्चित किया। ठीक है, मेन पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि परमाप निश्चित कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये परमाप निश्चित कर रहे हैं। तो इस लाइन से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है, क्या है ये बताइए। अभी भी नहीं पता, अरे प्रगति परमापों का निर्धारण है, पीछे अभी तो पढ़े थे हमने, कितनी बार पढ़ लिया ये। प्रगति परमापों का निर्धारण कर रहे हैं, सीधी सी बात में लिखा हुआ, सिंपल बातों में पहले ही लिखा हुआ, परमाप निश्चित कर रहे हैं ये। तो परमाप निश्चित कर रहे हैं, तो प्रक्रिया के कौन सा चरण हुआ, कौन सा हुआ, अब तो बताओ, प्रगति परमापों का निर्धारण। ठीक है, तो अब हम दूसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। आपके विचार से दोनों प्रबंधकों ने अपने अपने विभाग की किन किन क्रियाओं के लिए परमाप निश्चित किए होंगे, कोई दो दो परमाप लिखिए। अब आपको ये बताना है कि जो दो प्रबंधक है, मिस्टर शाह और मिस्टर साहू, ठीक है, एक वितरण प्रबंधक है और एक उत्पादन प्रबंधक है। तो ये दोनों प्रबंधक अपने विभाग के लिए कौन कौन से कार्य निश्चित कर रहे होंगे, कौन कौन से कार्यों के परमाप निश्चित कर रहे होंगे। जैसे एक विभाग के बहुत सारे काम होते हैं ना, तो कामों का वो क्या करते हैं, परमाप निश्चित कर देते हैं, लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं। जैसे उत्पादन विभाग का क्या हो सकता है, उत्पादन मात्रा, ठीक है, कि हमें उत्पादन कितनी मात्रा में करना है। दूसरा उत्पादन क्वालिटी, उत्पादन की क्वालिटी कैसी होगी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हम इसमें लिख सकते हैं, उत्पादन मात्रा और उत्पादन क्वालिटी। और वितरण प्रबंधक का क्या होगा, वितरण का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आंसर हो सकता है आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और यानी कि अप्रत्यक्ष वितरण और प्रत्यक्ष वितरण। इसके आप दो आंसर लिख सकते हैं, प्रत्यक्ष वितरण और अप्रत्यक्ष वितरण। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, अब और दो प्रश्न हैं इसके, कर लेते हैं। दोनों प्रबंधकों में से एक ने बहुत सरलता से प्राप्त करने योग्य तथा दूसरे ने कठिनाई से प्राप्त करने योग्य परमाप निश्चित किए। आपके विचार से इस स्थिति का कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो एक प्रबंधक ने क्या किया, सरलता से प्राप्त करने वाले परमाप निश्चित किए और दूसरे ने कठिनाई से। तो इसका कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है आपको। तो जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो क्या होता है, सरलता से प्राप्त करने वाले कार्य में कर्मचारी क्या होते हैं, सुस्त हो जाते हैं। सुस्त हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि परमाप आसान है, हम प्राप्त कर ही लेंगे, इसलिए वो सुस्त हो जाते हैं और धीरे धीरे काम करते हैं। ठीक, और दूसरे में जब कठिन कार्य होता है तो इसमें कर्मचारी क्या होते हैं, इसमें निराश हो जाते हैं। ठीक है, कर्मचारी निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है पहले से कि कार्य बहुत कठिन है, इसको करते हुए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए कर्मचारी निराश हो जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने ये प्रश्न सॉल्व कर लिया। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह भी बताइए कि प्रमाण कैसे होने चाहिए, सॉरी प्रमाण नहीं, ये प्रमाप है। प्रमाप कैसे होने चाहिए, केवल एक शब्द में उत्तर देंगे। ठीक है, अब आपको यह बताना है कि जब भी आप प्रमाप निश्चित करेंगे तो प्रमाप कैसे होने चाहिए, केवल एक वर्ड में आंसर देना है। तो अभी प्रमाप हमें कैसे होने चाहिए, तर्क युक्त होने चाहिए। तर्क युक्त, तर्क युक्त का मतलब होता है रीजनेबल, मतलब कि प्रमाप ना ज़्यादा हार्ड हो ना ज़्यादा इजी हो। ठीक है, क्योंकि इजी वाले में कर्मचारी सुस्त हो जाते हैं और हार्ड वाले में कर्मचारी निराश हो जाते हैं। तो इसलिए प्रमाप कैसे होने चाहिए, प्रमाप रीजनेबल यानी कि तर्क युक्त होने चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर सारे प्रश्न सॉल्व कर लिए, देख लिए कि किन बातों का ध्यान रखते हैं, किन बातों को मार्क करते हैं, आंसर कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, क्या क्या याद होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सब कुछ आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और इस चैप्टर से मेन पॉइंट्स कौन से हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। मेन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनमें से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला है आपका नियंत्रण प्रक्रिया। ठीक है, नियंत्रण प्रक्रिया लिख लीजिए, मैं आपको बोल देता हूँ, नियंत्रण प्रक्रिया, नियंत्रण प्रक्रिया शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। और दूसरा है आपका नियंत्रण व नियोजन में
संबंध, नियंत्रण व नियोजन में संबंध, नियोजन में संबंध। जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने पढ़े थे, याद है आपको? नहीं याद? चलिए एक लाइन बताता हूँ जिससे हो सकता है आपको याद आए। नियोजन आगे देखना है जबकि नियंत्रण पीछे। याद आया कुछ? नियंत्रण पीछे देखना है जबकि नियोजन आगे। याद आया कुछ? नहीं आया? कोई नहीं आया तो आप एक बार फिर से जाके चैप्टर को पढ़िए, सब कुछ याद आ जाएगा। तो ये दो बातें, नियंत्रण प्रक्रिया, नियोजन और नियंत्रण में संबंध कैसे होते हैं, ठीक। और तीसरी पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सुधारात्मक कार्यवाही, ठीक है। सुधारात्मक कार्यवाही कैसे करते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपका नियंत्रण प्रक्रिया है। जैसा कि आपने देखा कि नियंत्रण प्रक्रिया से हमने 3 या 4 क्वेश्चन कर ही लिए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट सबसे है जो आपका है नियंत्रण प्रक्रिया, उसके बाद आता है इन दोनों में नियंत्रण और नियोजन में संबंध और सुधारात्मक कार्यवाही, ठीक है। तो ये 3 इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स हैं, आप इनको जाके समझिए, अच्छे से याद कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि जो चीज़ भी मैंने आपको आज बताई है वो आपके लिए यूज़फुल हुई है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए यूज़फुल हुई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड किया करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी, या आपके पास कोई सुझाव या कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, तो कमेंट जरूर करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपकी अगली केस स्टडी के साथ अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।